वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाइगेमी के रिगार्डिंग जो सेक्शंस है, दैट इज 494 495 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। ऑलरेडी 493 एंड 496 को हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसके रिगार्डिंग फाइल्स के रिगार्डिंग। तो टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये जो टॉपिक है बेसिकली ये हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म कोड के तहत ये हुआ है, उसको बनाया गया है। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म कोड की बात कर रहे हैं, राइट? एंड दिस सेक्शन 494 इट एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजन्स। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि 494 हम लोग बाइगेमी के बारे में बात कर रहे हैं। बाइगेमी मीन्स दो मैरिजेज अगर आप कोई भी पर्सन करवाते हैं उसको बाइगेमी बोलते हैं। एंड नाउ दिस कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था वो हम लोग बात कर रहे हैं मोनोगेमी के कंसेप्ट के आधार पर ही किया था। हमारे रिलीजन्स में मोनोगैमी के कंसेप्ट को हमेशा इंपॉर्टेंस दी जाती है। दैट इज मोनोगैमी, अ सिंगल मैरिज, राइट? मोनोगैमी को हिंदू मैरिज एक्ट में भी रखा गया है। सेक्शन 5 की कंडीशन में पहली कंडीशन ही मोनोगैमी को रखा गया है। इन केस अगर उसकी वायलेशन करते हो, मोनोगैमी के कंसेप्ट को वायलेट करते हो, एक पर्सन, कोई भी पर्सन, हुएवर, वर्ड यहाँ पर भी 494 में भी वर्ड यूज किया गया, हुएवर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, बोथ आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। देयर इज इक्वालिटी इन द सेक्शन 494। ये दोनों को ही पनिश करेगा। हुएवर, कोई भी पर्सन अगर ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज, सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज में अगर उसका पहले वाला स्पाउस जो है वो जिंदा है और अब वो सेकंड मैरिज नहीं कर रहा है, तो वो बाइगेमी का ऑफेंस वो जो है कमिट कर रहा है। और दैट मीन्स टू से दैट वो मोनोगैमी के कंसेप्ट को वायलेट कर रहा है, विच अट्रैक्ट सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। तो बाइगेमी 494 में रखा गया है। तो उसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है? मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, दैट मीन्स ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज। दैट इज टू से बाइगेमी हैज बीन मेड अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। दैट मीन्स जो मोनोगैमी के कंसेप्ट की अगर कोई भी पर्सन वायलेशन करेगा, इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पैनल कोड। तो यहां पर वर्ड लिखा गया whosoever, दैट मीन्स whoever, कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग। कंडीशन क्या है कि आपके फर्स्ट मैरिज के जो स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे जो वाइफ है, वो लिविंग होनी चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट मैरिज एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, लिविंग होनी चाहिए। मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वाइड। अब वो सेकेंड मैरिज करवा रहा है ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज, आपका स्पाउस जिंदा है, आप सेकंड मैरिज करवा रहे हो, सिर्फ इसी रीजन के अकॉर्डिंग कि वो फर्स्ट मैरिज आपकी वैलिड है, सेकंड मैरिज भी आपकी वैलिड है, क्योंकि आपने सारी सेरेमनीज को परफॉर्म किया है। लेकिन जो सेकंड मैरिज है वो वॉइड मानी जाएगी बाय रीजन ऑफ द फर्स्ट मैरिज इन एग्जिस्टेंस। तो यहां पे वर्ड लिखा गया है in any case in which such marriage is void by reason of taking place during the life of such husband or wife। सिर्फ इसी रीजन के अकॉर्डिंग सेकंड मैरिज वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट मैरिज एग्जिस्टेंस में है और फर्स्ट मैरिज का जो स्पाउस है वो भी जिंदा है, और आपने सेकंड मैरिज जो है वो करवा ली है। ऑल्दो दोनों मैरिज, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि दोनों मैरिज, हम दोनों मैरिज की बात करें, चाहे वो फर्स्ट मैरिज है चाहे वो सेकंड मैरिज है, दोनों ही मैरिजेस में सेरेमनीज परफॉर्म हुई हैं। दोनों ही मैरिज अगर देखी जाए तो सेरेमनीज परफॉर्म होने के अकॉर्डिंग वो दोनों ही मैरिज वैलिड है। लेकिन सेकंड मैरिज बाय रीजन, सिर्फ इसी रीजन के अकॉर्डिंग वॉइड मानी जाएगी क्योंकि 494 में पहली मैरिज एग्जिस्ट कर रही है और फर्स्ट जो मैरिज है उसका स्पाउस वो अभी जिंदा है। जस्ट बाय रीजन ऑफ दिस द सेकंड मैरिज इज कंसिडर्ड एज ए वॉइड मैरिज। नाउ we have two exceptions of this section 494। सिर्फ दो ही एक्सेप्शन रखी गई हैं 494 में। फर्स्ट मैरिज, जो अगर आपकी मैरिज जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दी, राइट? दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहां पर टू एक्सेप्शंस दी गई हैं। उसमें रखा गया है कि द सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस मैरिज को पहले ही डिक्लेयर किया गया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, तो नेचुरल बात है अगर एक मैरिज वॉइड है तो सेकंड मैरिज तो वैलिड मानी जाएगी। तो अगर फर्स्ट मैरिज एग्जिस्टेंस में नहीं है, सपोज वो मैरिज ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके, वॉइड डिक्लेयर कर दिया,
तो नेचुरल बात है सेकंड मैरिज के लिए वो लायबल नहीं होगा 494 में। तो एक्सेप्शन रखा गया है, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो नेचुरल है कि वो बाइगेमी के लिए लायबल नहीं होगा। अब कई स्टूडेंट को होता है कि सर वो कौन सी मैरिज की बात कर रहे हो आप फर्स्ट मैरिज की बात कर रहे हो आप सेकंड मैरिज की बात कर रहे हो, कौन सी मैरिज वॉइड की बात कर रहे हो? तो मैं दोनों की दोनों ही मानता हूं। अगर फर्स्ट मैरिज में सपोज सेरेमनीज परफॉर्म नहीं हुई तो नेचुरल बात है वो डिक्लेयर वॉइड मानी जाएगी। एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट इज कंसर्न देयर आर सर्टेन कंडीशंस which are required like section 5 of the Penal Code, sorry section 5 of the Hindu Marriage Act, उसमें कंडीशंस हैं, वो आपको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी और उसका जो इफेक्ट है वो वॉइड भी होता है और वॉइडेबल भी होता है। लेकिन यहां पर हम सिर्फ वॉइड मैरिज की बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट मैरिज वॉइड डिक्लेयर हो गई तो नेचुरल बात है सेकंड मैरिज तो वैलिड है भाई, क्योंकि सेकंड मैरिज में सेरेमनीज परफॉर्म हुई हैं। तो नेचुरल बात है अगर वो फर्स्ट मैरिज वॉइड है तो सेकंड मैरिज के लिए वो बाइगेमी के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट मैरिज वैलिड है, सेकंड मैरिज परफॉर्म करते समय आपने सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं किया, लाइक या फिर आपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज करवा ली, जहां आपने सप्ताहबदी में करवा ली, सो स्पेंडा रिलेशनशिप में मैरिज करवा ली, आई एम सॉरी दैट इज स्पेंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आपने मैरिज करवा ली। और स्पेंडा मैरिज राइट, और हम बात करें प्रोहिबिटेड मैरिज के रिगार्डिंग, अगर आप उसमें रिलेशनशिप में मैरिज करवा दो वो मैरिज अपने आप में वॉइड मानी जाएगी। अगर वॉइड मैरिज है सेकंड तो नेचुरल बात है बाइगेमी का कंसेप्ट आता ही नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं आता। तो बाइगेमी का कंसेप्ट वहीं पे एग्जिस्टेंस में आएगा जहां पर दोनों ही मैरिज वैलिड है, दोनों ही मैरिज में एसेंशियल जो सेरेमनीज है उनको परफॉर्म किया गया है और सिर्फ वॉइड इसलिए 494 में सेकंड मैरिज को माना गया है क्योंकि वो पर फर्स्ट मैरिज एग्जिस्टेंस में और फर्स्ट वाइफ जो मैरिज का स्पाउस है वो जिंदा है। सिर्फ यही एक रीजन है कि सेकंड मैरिज वॉइड है। Now this is the first exception, right? फर्स्ट एक्सेप्शन सिर्फ इतना सही है कि भाई इस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी भी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब इन दोनों में से किसी भी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, दैट मींस टू से कि बाइगेमी हुई नहीं वहां पर। सेकंड, अगर फर्स्ट मैरिज का स्पाउस 7 साल से गायब है, लापता है, पता ही नहीं है वेयर अबाउट का कि कहां पर है कहां पर नहीं है, 7 years continuously he is absent from such person for a space of continuously 7 years and shall not be heard by any such person as being alive within those 7 years। और ना ही 7 सालों में किसी को उसके बारे में पता लगे और ना ही ये पता लगे कि वो जिंदा है भी या नहीं है, राइट? इसलिए सेकंड मैरिज परफॉर्म करते समय, क्योंकि फर्स्ट मैरिज का स्पाउस गायब है, 7 साल हो गए, उसका वेयर अबाउट ही नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता वो जिंदा है या नहीं है, इसलिए जो फर्स्ट मैरिज का जो स्पाउस है जो भी है, अगर वो सेकंड मैरिज सॉलमनाइज कर रहा है, अपनी मैरिज करवा रहा है, सेकंड मैरिज करवा रहा है, तो अपने सेकंड स्पाउस को बताएगा कि भाई मेरे वाला स्पाउस है वो 7 साल हो गए, उसका पता ही नहीं है वेयर अबाउट का, मुझे नहीं पता वो जिंदा है भी या नहीं है। तो वो फैक्ट आपको सेकंड मैरिज के समय आपको स्पाउस को बताना होगा। अगर नहीं बताया तो ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी। तो ये वहां पर प्रोवाइडर वर्ड लिखा है, provided that the person contracting such subsequent marriage shall before such marriage take place inform the person with whom such marriage is sought contracted of the real state of the fact। real state of fact means that जो फर्स्ट मैरिज का स्पाउस है वो 7 साल हो गए, वो गायब है और मुझे नहीं पता वो जिंदा है भी या नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो ये आपको सारे तथ्य फैक्ट्स आपको यू हैव टू इन्फॉर्म टू द पर्सन जिसके साथ आप सेकंड मैरिज करवा रहे हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 494 की, वो किस पर एप्लीकेबल होगा किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना। द सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू मोहम्मदन मैन। मैन वर्ड यूज किया है, वुमन में वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि मैन जो है वो मोहम्मदन मुस्लिम लॉ में मैन को राइट है वो 4 मैरिज परफॉर्म कर सकता है, लेकिन दैट मीन्स टू से मुस्लिम लॉ में बाइगेमी का कंसेप्ट है ही नहीं है। दैट मीन्स टू से मुस्लिम लॉ में मोनोगैमी का कंसेप्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो वहां पर आप 4 मैरिज करवा सकते हो एट अ टाइम। तो दैट मीन्स मोहम्मदन मैन के ऊपर ये 494 इंडियन पेनल कोड का सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। बट अगर वो मुस्लिम वुमेन है, अगर वो सेकंड मैरिज परफॉर्म कर रही है तो वो सेक्शन 494 में लायबल होगी। ये इंपॉर्टेंट है।
राइट। अब हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग। तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 की फर्स्ट प्रोविजन में दिखा गया मोनोगैमी। अगर मोनोगैमी के कंसेप्ट को अगर आप वायलेट कर रहे हो तो वहां पर सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा, जहां पे लिखा गया है कि आप बाइगैमी के भी लायबल हो गए और उसकी पनिशमेंट आपको 494 इंडियन पेनल कोड में आपको मिलेगी। तो दैट मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट में आप सेकेंड मैरिज नहीं करवा सकते। दूसरी बात, अब हम बात करें पारसी एक्ट की। पारसी एक्ट जो है 1936 में बनाया गया था, उसके तहत भी ये बेसिकली 494 अप्लाई होगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कोई भी जो क्रिश्चियन बाय वर्च्यू ऑफ एक्ट 1872 है वहां पर, उसके तहत भी अगर कोई आप सेकंड मैरिज करवा रहे हो तो भी 494 अप्लाई होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल मैरिज एक्ट। कोई भी पर्सन चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग कर रहा है, अगर वो उसकी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में हो रही है तो वो सेकंड मैरिज परफॉर्म नहीं कर सकता। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स टू से अगर कोई भी मुस्लिम पर्सन, कोई भी मुस्लिम मेल पर्सन अगर अपनी फर्स्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करवा रहा है तो वो सेकंड मैरिज नहीं करवा सकता, नहीं परफॉर्म कर सकता। कहां पर? मुस्लिम लॉ में। तो उसको बार्ड कर दिया गया कि भाई आपकी मैरिज जो फर्स्ट है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई है, जिसके तहत आप सेकंड मैरिज किसी भी रिलीजन में नहीं करवा सकते अनलेस एंड अनटिल उसकी मैरिज एग्जिस्ट कर रही है स्पेशल मैरिज एक्ट में। आप उसको पहले डिवोर्स लो जा, राइट, कुछ भी करो, स्पेशल मैरिज एक्ट की जो मैरिज है जो आपकी एग्जिस्टेंस में है, अगर आप उसको चाहते हो कि आप मुस्लिम लॉ में आप फर्दर आप मैरिज करवाना चाहते हो तो आप अपनी मैरिज को पहले डिसॉल्व करवा लो, तभी करवाते हो, अदरवाइज देयर इज अ क्लियर कट बार्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। इट इज ऑब्वियस दैट टू होल्ड अ पर्सन गिल्टी अंडर सेक्शन 494 और द इंडियन पेनल कोड इट इज नेसेसरी टू प्रूव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्रीवियस मैरिज है वो अक्यूज की वैलिड मैरिज थी और उसने सेकंड मैरिज परफॉर्म किया, वहां पर भी उसने जो सारी सेरेमनीज को कंप्लीट किया है। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस यू प्रूव्ड कि ये फर्स्ट मैरिज वैलिड थी, सेरेमनीज हुई हैं, तो ये बाइगैमी के लिए आपको अनिवार्य है, निश्चित है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट मैरिज प्रूफ करनी पड़ेगी विद एसेंशियल इंग्रेडिएंट की वहां पर सारी की सारी सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि फर्स्ट मैरिज वैलिड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। नाउ वहां पर जो 494 में वर्ड लिखा गया है हूएवर मैरिज, क्योंकि हूएवर वर्ड यूज किया तो डेफिनेटली वो ही भी है और वो शी भी है, दोनों को ही रखा गया सामान्य, विच मीन्स whoever marries validly। whoever marries का मतलब क्या है? whoever marries validly और whoever marries और whose marriage is valid, one जिसकी मैरिज वैलिड है। वहीं पर हम लोग 494 की हम इंटरप्रिटेशन है वो निकालते हैं। तो if there is no valid marriage, if there is no valid marriage, that means 494 जो है वो अटैक नहीं होगा सेक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ फर्दर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरे एडमिशन ऑफ द सेकंड मैरिज बाय अक्यूज इज नॉट इनफ। अगर हम बात करें सेकंड मैरिज के लिए, अगर उसने एडमिट कर लिया कि ठीक है अभी मैंने सेकंड मैरिज परफॉर्म की है, एडमिशन इज इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू पनिश दैट अक्यूज अंडर सेक्शन 494। वन हैज टू प्रूव दैट द सेकंड मैरिज इज वैलिड, ऑल द सर्विस हैज बीन परफॉर्म्ड and the first marriage is also valid in existence and all the ceremony has been performed by the accused in the first marriage। आपको प्रूफ करना पड़ेगा दोनों ही मैरिज वैलिड है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि फर्स्ट मैरिज वैलिड है इसलिए सेकंड मैरिज ऑटोमेटिकली वॉइड मान जाएगी। तो जस्ट मेयर की अक्यूज ने सेकंड मैरिज को एडमिट कर लिया है वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होगा। इट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड दैट द एसेंशियल कंडीशंस जो है वो वैलिड मैरिज की उसने परफॉर्म की है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन एक इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट था वो हमने फर्दर डिस्कस करें कि अगर लोअर कोर्ट, कोई भी लोअर कोर्ट, अगर लोअर कोर्ट विदाउट ग्रांटिंग डिवोर्स एक ऑर्डर पास कर रहा है और वुमन को रिलीव कर रहा है फॉर द फिजिकल वीक वाइफ फॉर द बर्डन ऑफ सेक्स डिमांड्स ऑफ द हस्बैंड, अगर रिलेशनशिप अगर जो हस्बैंड की डिमांड है अगर उससे वो कोर्ट उसको रिलीव कर रहा है वाइफ को और परमिट कर रहा है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वाइफ कि वो हस्बैंड सेकंड मैरिज परफॉर्म कर ले, तो ये लोअर कोर्ट का स्टूपिड जजमेंट माना जाएगा, क्योंकि 494 को वो बाईपास नहीं कर सकता। कोई भी लोअर कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप सेकंड मैरिज परफॉर्म कर लो एट द स्टांस ऑफ द
consent of the first wife. You cannot pass such kind of stupid act. Now, therefore, merely because the second marriage, even if performed by performing all the sensitive ceremonies, turns out to be void by virtue of section 17 of the Hindu Marriage Act. हमने पहले इसके बारे में बात किया कि फर्स्ट मैरिज आपकी वैलिड है, सेकंड मैरिज भी आपकी वैलिड है, राइट? दोनों ही मैरिजेस में एसेंशियल सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया है, चाहे वो हिंदू है तो वो सप्तापदी, राइट? तो वो सारी सेरेमनीज परफॉर्म की है. जस्ट बिकॉज की फर्स्ट मैरिज एग्जिस्ट कर रही है और फर्स्ट मैरिज का स्पाउस जिंदा है, इसलिए सेकंड मैरिज ऑटोमेटिकली वॉइड मानी जाएगी सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. फर्दर वी हैव अ नंबर ऑफ केस लॉज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट केस इज उर्मिला वर्सेस स्टेट. उर्मिला वर्सेस स्टेट में क्या किया कोर्ट ने कहा, इट वाज alleged that the accused went through a second marriage according to the आर्य समाज कस्टम. अक्यूज ने आर्य समाज कस्टम के अंडर सेकंड मैरिज परफॉर्म की, जहां पर where 3.5 rounds of sacred fire are enough to complete a marriage. हिंदू मैरिज एक्ट में सप्तापदी को सबसे इंपॉर्टेंस रखा गया है. 7 फेरे अगर आप उससे कम लेते हो तो आपकी मैरिज जो मैरिज है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी. आर्य समाज कस्टम में 3.5 राउंड्स को ही सफिशिएंट माना गया है, और उसके तहत अक्यूज ने 3.5 जो राउंड्स थे होली फायर के अकॉर्डिंग उसने वो लिए. एज पर द आर्य समाज एक्ट, आर्य समाज कस्टम, वो मैरिज वैलिड है. बट एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट इज कंसर्न दैट मैरिज इज नॉट वैलिड, एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द मैरिज वाज नॉट कंप्लीट एंड thus देयर वाज नो लायबिलिटी फॉर बाइगेमी. क्योंकि सेकंड मैरिज एज पर लॉ वैलिड ही नहीं है. इफ देयर इज नो वैलिड मैरिज, then the person cannot be held liable under section 494 of the Indian Penal Code. Then we have another case, Gomathi versus Vijaya Raghavan. Important one. इस केस में कोर्ट ने कहा कि the question of paternity of a child born out of second marriage was involved. तो ये दोनों ही केस गोमथी वर्सेस विजय राघवन एंड गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इन दोनों ही केस को इंपॉर्टेंट रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही केसेस में सेकेंड मैरिज जो थी, तो सॉरी इस केस में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो सेकेंड मैरिज का जो चाइल्ड था उसको लेके क्वेश्चन पुट किया गया था, और हस्बैंड ने कहा कि बेसिकली इसका डीएनए टेस्ट करवा लो, तो ताकि मुझे पता लग सके ये मेरा ही बच्चा है. अगर वो मेरा नहीं है तो डेफिनेटली वो जो है वो मैं उसको मेंटेन नहीं करूँगा. तो कोर्ट ने ये काफी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को रखा गया है. तो क्वेश्चन ऑफ पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ सेकंड मैरिज वाज इन्वॉल्व्ड, द सेकंड वाइफ डिनाइड द सेकंड मैरिज. अब सेकंड मैरिज ने जो वाइफ थी उसने सेकंड मैरिज को ही डिनाई कर दिया एंड क्लेम टू बी अ वर्जन. वो कहती मैं तो वर्जन हूँ, मेरी सेकंड मैरिज हुई नहीं है. नाउ द फर्स्ट वाइफ, जो फर्स्ट वाइफ थी, उसने एक एप्लीकेशन मूव की कोर्ट में, और डायरेक्ट उसने जो क्लेम किया कि आप कोर्ट को कहा कि आप डायरेक्शन दो हस्बैंड को, सेकंड वाइफ को और चाइल्ड को कि वो ब्लड टेस्ट करवाए ताकि ये पता लग सके डीएनए से कि वो किसका बेटा है. लेकिन कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर हम ऑलरेडी हमें 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने पढ़ा था कि जो डीएनए टेस्ट है वो बच्चे की जो है उसको हम लोग अलाउ नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड दैट डीएनए टेस्ट कैन नॉट बी अलाउड बाय द एनी कोर्ट इन इंडिया, राइट? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो फर्दर हमारा गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी कोर्ट ने ये कहा कि बेसिकली राइड अपॉन द दिस केस, कोर्ट ने कहा कि सच 4 months लेटर लाइक रिस्पोंडेंट जो था बेसिकली जब वाइफ की सेकंड मैरिज थी, जो वाइफ थी वो घर छोड़ के चली गई. अब चली गई वहाँ पर अपने जो मैटरनल हाउस में चली गई, वहाँ पर काफ़ी समय रही, और वहाँ जब वापस आई तो शी वॉज कंसीव्ड आफ्टर 4.5 months बाद उसने उसको कंसीव हो गया, वापस आ गई घर पे. नाउ हस्बैंड डिनाइड कि भाई ये बच्चा ही मेरा नहीं है. अब बच्चा मेरा नहीं है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ गया कि ये बच्चा है इसका. हस्बैंड ने एप्लीकेशन मूव की कि इसका जो बेसिकली वो डीएनए टेस्ट करवाया जाए क्योंकि ये चाइल्ड मेरा नहीं है. तो कोर्ट ने भी वहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया. कोर्ट ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द एप्लीकेशन सेइंग दैट नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू गिव sample of blood for analysis test
or for analyze against his or her will, and no adverse inference can be drawn against him or her for his refusal. ना ही आप उसके adverse जो है वो बेसिकली कोई भी हम लोग presumption नहीं ले सकते कि उसने deny कर दिया, that means वो किसी और के साथ रिलेशन में थी. You cannot presume anything if the opposite party denied for the blood sample. तो आप कोई भी आप नहीं कर सकते, एडवर्स जो है वो नहीं ले सकते, एम्फेसिस नहीं ले सकते. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था. वी हैव अनदर केस दैट इज सरला मुडगल एंड लिली थॉमस केस. इसको हमने काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया था हिंदू मैरिज एक्ट में, जब हमने मोनोगामी का कंसेप्ट हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे. तो वहाँ पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंटली इसको काफ़ी ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया था. नाउ हम लोग फर्दर इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, दोनों ही केस को बात के बगैर. सरला मुडगल और लिली थॉमस, हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज हुई हस्बैंड की, और विदाउट डिसॉल्विंग द फर्स्ट मैरिज दैट मेल पर्सन, दैट हिंदू हस्बैंड, ही कन्वर्ट्स हिमसेल्फ टू इस्लामिक, मुस्लिम लॉ में वो कन्वर्ट हो गया. वहां पर उसने सेकंड मैरिज करवा ली. अब वो क्लेम कर रहा है कि मैं क्योंकि मुस्लिम लॉ में कन्वर्ट हो चुका हूं, मैं मुस्लिम बन चुका हूं, तो मेरे पास राइट है, मैं जितनी मर्जी मैरिज करवा लूं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, आपने सेकंड मैरिज करवाई है मुस्लिम लॉ में, लेकिन आपकी फर्स्ट मैरिज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है हिंदू मैरिज एक्ट में. तो लॉ कहता है कि हिंदू मैरिज solemnized under the Hindu Marriage Act 1955 can only be dissolved. वर्ड यूज कर रहा हूं, can only be dissolved on any of the grounds specified under the Hindu Marriage Act. हिंदू मैरिज एक्ट के अगर अंडर किसी की मैरिज हुई है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर ही वहां पर डिसॉल्व होगी. सो टिल द टाइम अ हिंदू मैरिज इज डिसॉल्व, जब तक उस हिंदू मैरिज जो है वो उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, none of the spouse can perform or contract a second marriage. तो कोई भी पर्सन सेकंड मैरिज नहीं करवा सकता, चाहे वो आप कन्वर्ट करवा लो तब भी नहीं करवा सकते, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में आपकी मैरिज सबसिस्ट कर रही है. So converted to Islam and marrying again would not by itself dissolve the Hindu Marriage Act, and that's the reason that the husband is liable under section 494 of the Indian Penal Code. दोनों भी केसों में ये रखा गया है. We have a last case as राधिका समीना वर्सेस SHO. SHO कहाँ का? हबीब नगर पुलिस स्टेशन हैदराबाद. कोर्ट ने कहा इट वॉज हेल्ड, ये इंपॉर्टेंट केस है, पहले कह रहा हूं, इट वॉज हेल्ड दैट व्हेन अ मुस्लिम मैन मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, कोई भी मुस्लिम मैन अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर मैरिज परफॉर्म करवा रहा है तो आप सेकेंड मैरिज मुस्लिम लॉ में नहीं करवा सकते. टोटल बार्ड, यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहा हूं कि यहाँ पर टोटली बार्ड कर दिया गया मुस्लिम लॉ को, सॉरी मुस्लिम मेल पर्सन को जिसने हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज परफॉर्म कराई है. जब तक आपकी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में एग्जिस्ट कर रही है, आप मुस्लिम लॉ के अंडर भी सेकेंड मैरिज परफॉर्म नहीं कर सकते. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए केस, इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखना, क्योंकि बाइगमी का जो कंसेप्ट है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर पर्सन के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है अपने जुडिशरी के तहत, या फिर एडीए के रिगार्डिंग या किसी और कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग. तो 494 हमारा ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ 495 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इट सेज दैट दिस सेक्शन punishes a person who commit bigamy by concealing his former marriage. कोई भी पर्सन अगर अपनी फॉर्मर मैरिज को, पहले वाली मैरिज को कंसील कर रहा है और वो ये क्लेम कर रहा है कि मैं तो अभी कुंवारा हूं, आई एम अनमैरिड पर्सन, और वो सेकंड मैरिज परफॉर्म कर रहा है, लॉ कहता है कि आपने फर्स्ट मैरिज जो एग्जिस्टेंस में है आपने उसको कंसील कर दिया उस फैक्ट को, आपने सेकंड मैरिज करवा ली, तो यू आर लाइबल फॉर व्हाट? यू आर लाइबल फॉर बाइगेमी आल्सो. You are also liable under section 495 of the Indian Penal Code, जहां पर 10 years की punishment दी गई है, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. ये काफी इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो वो बाइगेमी का ऑफेंस कमिट कर रहा है 494. Along with this section, he also committed an offense under section 495 as he concealed his first marriage. और सेकंड मैरिज परफॉर्म करने
में जब उसने जो स्पाउस था उसने उसको क्लियर कट बता दिया कि भाई मैं अभी अनमैरिड हूँ, तो ये अपने आप में अफेंस माना जाएगा, जिसकी पनिशमेंट जो है वो एटलीस्ट 10 years दी गई है और शायद ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन बॉडी वहाँ पे रखा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखना। देन अगर हम बात कर रहे हैं 498 की, हालांकि मैंने इसमें कवर कर लेते हैं हम लोग 498 सेक्शन आईपीसी, राइट, ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग 497 एडल्ट्री करेंगे, देन 498 क्रूरल्टी के रिगार्डिंग करेंगे। तो उसके बाद अभी इसको इसी में हम लोग कवर कर लेते हैं 498 को। 498 वर्ड यूज कर रहा है एंटाइस और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट आ मैरिड वुमन। कोई भी मेल पर्सन अगर किसी वुमन जो ऑलरेडी मैरिड है, उसको पता है कि वो मैरिड है, वो डिटेन करके अपने पास रख रहा है, राइट, विद इंटेंट टू हैव अ इलिसिट रिलेशनशिप इंटरकोर्स विद दैट लेडी, राइट, उससे उसने उसको कंसील करके रख दिया, तो वो लाइबल होगा 498 में। ऑल यहाँ पर वर्ड लिखा गया एंटाइस और टेकिंग, राइट, टेकिंग अवे और एंटाइसिंग वर्ड यूज किया गया है। कोई भी पर्सन जिसको पता है कि वो मैरिज जो लेडी है वो मैरिड है, उसको पता है, उसकी पेरेंट्स से पता लग रहा है, चाहे वो मंगलसूत्र पहना है, चाहे उसने सिंदूर लगाया हुआ है, उसको उसकी पेरेंट्स से पता लग रहा है कि भाई वो मैरिड लेडी है। इंस्टेड ऑफ दैट ही एंटाइस या टेक अवे दैट मैरिड लेडी, जो डिटेन करके रखा है उसने अपने ही पास मैरिड लेडी को, यहाँ पर उसका पर्पस क्या है, विद इंटेंट दैट शी मे हैव इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन और कंसील्स और डिटेन्स विद दैट इंटेंट विद सच वुमन, और उसने उस वुमन को डिटेन करके रखा है किस पर्पस के लिए, दैट पर्पस। कौन सा पर्पस, टू हैव अ इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन। तो भाई अगर आप रख रहे हो किसी मैरिड वुमन को अपनी डिटेंशन में, तो यू आर लाइबल अंडर सेक्शन 498, यू आर लाइबल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए कोई भी पर्सन किसी भी मैरिड लेडी को अपनी पोजेशन में, अपनी डिटेंशन में आप उसको कंसील करके नहीं रख सकता, राइट। अगर आप रख रहे हो विद दैट इंटेंट टू हैव इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन, अगर आपकी वहां पर इंटेंशन मिसिंग है, यू आर नॉट लाइबल अंडर सेक्शन 498। लाइक सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कोई भी पर्सन जो रोड पे है, वहां पर आधी रात को एक लेडी आई जो मैरिड है, दिख रहा है वो अपीयरेंस से कि हाँ भी मंगलसूत्र पहना, उसने धूल लगाया, मैरिड, वो मैरिड है, और उसने मेल पर्सन ने उसकी हेल्प की, उसने कहा कि भाई रात हो चुकी है, प्लीज आप मेरे घर पे रुक जाओ, सुबह चले जाना। कोई इंटेंशन नहीं उसकी इलीगल, कोई इसका मेंजरिया नहीं है गलत कि मैं ये इलिसिट इंटरकोर्स करूंगा, लेकिन सुबह होने से पहले अगर पुलिस वहां पर पहुंच गई और उस मेल पर्सन को अरेस्ट कर लिया, तो ही इज नॉट लाइबल अंडर सेक्शन 498, बिकॉज जस्ट डिटेनिंग द मैरिड वुमन itself is not an offense under section 498. One has to prove that he had an intention what, to have an illicit intercourse with that lady, that married woman. So अगर वो missing है, that person is not liable. So this is all about section 494, 495 and 498 of Indian Penal Code. Important cases हमने cover कर लिए हैं. In case of any doubt, please आप discuss करना. Thank you so much. सत श्री अकाल.